साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। पीएम मोदी ने भी अपील की है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क भैया, मास्क नहीं लगाया तो मास्क लटकाने के लिए। सॉरी ये देखिए, ये तमाम लोग हैं कि जिनको अपनी चिंता नहीं है और ना दूसरों की चिंता है। जैसे मास्क आपने पहना होता तो फिर क्यों बनता आपका ये चालान? देखिए ना आपके नाम का चालान। बात कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। इसके बावजूद लोग कोरोना नियमों की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना की रोकथाम के लिए एक बार फिर लॉकडाउन की अटकलें लगने लगी हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट सचिव की सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ अहम बैठक है, जिसमें कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के उपायों पर चर्चा होनी है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश ऐसे 8 राज्य हैं जहां से कोरोना के करीब 84% नए मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रियों और अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। मुंबई में कोरोना पर नकेल कसने के लिए लॉकडाउन लगने तक की अटकलें तेज हो गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के नए मामलों ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज कोरोना के 81,000 से ज्यादा नए केस आए हैं और यही नहीं, कोरोना की वजह से 400 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। यह साल कोरोना के मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। एक दिन में कोरोना मरीजों की मौत का ये इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो जहां आप देखिए लगातार जो केसेस हैं वो हर दिन बढ़ रहे हैं, जो चिंता भी बढ़ा रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा रहे हो, केंद्र सरकार की। दोनों ही सरकारें अपने अपने तरीके से लोगों को निर्देश दे रही हैं। पहला, वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए और उसको तेजी लाई जाए, जिसके लिए लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, मास्क भी लगाकर रखें। और बड़ी खबर इस वक्त आप समझिए, अगर एक दिन में 81,000 मामले आते हैं तो ये कितने ज्यादा हैं। एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा ये मामला इस साल देखा गया है। 81,000 से ज्यादा नए केस आए हैं और करीब 470 मरीजों की इससे मौत भी हुई है। तो इस साल कोरोना के मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। एक दिन में कोरोना मरीजों की मौत का भी ये इस साल सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन लोग अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग बनाए। ये तमाम दिक्कतें हैं जो राज्य सरकारों के सामने, और राज्य सरकार इसीलिए बाकायदा लोगों को निर्देश देते हुए और कई जो जरूरी कदम हैं वो भी राज्य सरकारों की तरफ से उठाया जा रहा है। मुंबई में, महाराष्ट्र में तो ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन भी लग सकता है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिल्ली की दरियागंज सब्जी मंडी से प्रियंका कांडपाल है, जयपुर की लाल कोठी सब्जी मंडी से भवानी सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी है, मुंबई की दादर सब्जी मंडी से विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। प्रियंका का जल्दी से रुक कर लेते हैं। प्रियंका, आप दिल्ली में हैं, दरियागंज सब्जी मंडी में, जरा वहां पर दिखाइए कि लोग पहुंच रहे हैं, मास्क उन्होंने लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये दरियागंज मंडी है और यहाँ पर आप देखिए छोटी सी मंडी है। यहाँ पर एक शख्स सबसे पहले मुझे नजर आ रहे हैं, 2 बार हमसे पूछ चुके क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं इनसे बात करती हूँ। सर ये बताइए, ये जिस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं अभी कोरोना वगैरह के, सरकार को क्या करना चाहिए? लॉकडाउन लगा देना चाहिए? सरकार क्या नहीं, बिल्कुल लॉकडाउन का मतलब ही नहीं होता है। अच्छा, लॉकडाउन से कुछ होने वाला है ही नहीं। कैसे कंट्रोल? लोगों को खुद ही ध्यान रखना चाहिए। आपका मास्क कहाँ है? सर मास्क मेरी जेब के अंदर है। तो आपने क्यों नहीं पहना हुआ? मैडम अब पहन रहे हैं ना आपके सामने, ये लो। ये देखिए, जवाब सबके पास है कि सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन मास्क नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, आपकी नजर जहाँ पर मैं मंडी में दिखाऊंगी। एक मिनट, मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है? जवाब देते नहीं बन रहा। और ये सब्जी मंडी है जहाँ पर सबसे ज्यादा। आंटी जी, मास्क है, मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे क्या लॉकडाउन चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो? नहीं तो बस मास्क लगाओगे ना? हाँ। तो लगाया क्यों नहीं था अब तक?
अब ये मैं मंडी की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर सबसे ज्यादा ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है और यहाँ ये हालात है। उधर देखिए आप पीछे जो सामान लेकर आए हैं तमाम लोग, एक ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। मास्क सबने गले के नीचे लगाए हुए हैं लेकिन मास्क पहना नहीं हुआ है। ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेक्शन है। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप बिल्कुल भूल जाइए, लेकिन ऐसे में जो एक छोटी एहतियात आप बरत सकते हैं कि आप मास्क लगा सकते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। जिन शख्स से हमने बात की, मैं फिर एक बार उनके पास लेकर चलना चाहूंगी। देखिए, जो बता रहे थे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और अभी भी मास्क नहीं पहना हुआ। तो ये जो ढीठ रवैया है लोगों का, शायद यही कारण है कि दिल्ली में 2000 से ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। चाचा, मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? मास्क सामान लेके घुस रहे हैं आप, मास्क कहाँ है? गिर गया था, गिरा हुआ था बाहर। मंडी में। अरे क्या चाहते, लॉकडाउन लग जाए दोबारा, क्या करे सरकार? बाहर गिर गया था, मेरे पास है, मेरा गिर गया था बाहर। इनका मास्क गिर गया था इनके हिसाब से। अब बात यही है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों का इंटरेक्शन, बस हाँ, लगा लीजिए, अपना सुरक्षित रहिए, लोगों को सुरक्षित रखिए आसपास के। तो अर्पिता, ये हालात हैं, ये आप ठीक है, प्रियंका जरा रहिए साथ। देखिए, जहां एक तरफ लगातार लोगों से ये बात कही जा रही है कि आप ध्यान दीजिए, मास्क लगाइए, नहीं लॉकडाउन की नौबत आ सकती है, वहीं देश में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के आने और बीमारी से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,000 से अधिक मामले सामने आए। इसके अलावा एक दिन में 249 लोगों की मौत भी हुई। अकेले मुंबई में 8,646 नए मरीज मिले, जबकि 18 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना की लहर दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। मुंबई में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहां लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। सरकार की अपील के बाद भी लोग भीड़ लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहां की दादर सब्जी मंडी में रोज की तरह फिर एक बार भारी भीड़ दिखाई दी। लोग कोरोना के खतरे से बेपरवाह भीड़ लगाकर सब्जी खरीदते दिखे। यही नहीं, सब्जी बेचने वालों को भी भारी भीड़ दादर सब्जी में मंडी में नजर आई। विवेक का रुख कर लेते हैं, वो मुंबई में है। विवेक, जरा आप वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वहां पर आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार की तरफ से तो ये भी संकेत मिल रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है। क्या इसका डर है और इसलिए अब लोग जागरूक होकर पहुंच रहे हैं क्या वहां पर? देखिए अर्पिता, सबसे पहले मैं आपको महाराष्ट्र के डरावने वाले आंकड़े बताना चाहूंगा। पिछले 48 घंटे में 476 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये मौतें सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में 48 घंटे में 476 लोगों की मौत हो गई। अपने आप में ये आंकड़ा डराने वाला है। 50,000 के आसपास दोनों मामले आ चुके हैं, यानी कि आधे से ज्यादा जो कोरोना वायरस के मामले वो सिर्फ और सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ महाराष्ट्र में है। वजह क्या है? वजह देखिए, वजह ये है, मुंबई के दादर सब्जी मार्केट में हम खड़े हैं। यहाँ पर कोरोना के नियमों को तो छोड़िए, कोई यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं। उनका साफ तौर पर कहना है कि खाना पीना जिंदगी के लिए जरूरी है, कोरोना ना इंपॉर्टेंट नहीं है। दो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से दादर सब्जी मार्केट में भीड़ लगी है। वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरह से जो खरीदार है वो यहाँ पर मार्केट में आ रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि सब्जियां तो एक एसेंशियल चीज है, उन्हें खरीदना जरूरी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर यहाँ पर आपको साफ तौर पर विजुअल में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। भीड़ देखिए किस कदर भीड़ है। मैं अपने कैमरा स्वप्निल से बोलूंगा और आपको और आगे की तस्वीर दिखाएं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कैमरे की डर की वजह से यहाँ पर लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां किस तरह उड़ रही है वो यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। जो आंकड़े हैं वो डरावने वाले हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी लगातार लोगों से बोल रही है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उस पर लोग घरों से कम बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। उसके बावजूद भी तस्वीरें देखिए, सुबह के तकरीबन 10 बजे की तस्वीरें हैं और दादर मार्केट में इसकी इस तरह की भीड़ है। तो अपने आप में जो आंकड़े हैं वो तो डरा ही रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो भी अब डरावनी होती जा रही हैं, क्योंकि लोग अब मान नहीं रहे हैं, अपने घरों से लगातार बाहर निकल रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र एक तरीके से बोला जाए कि पिछले साल जो एक एपिक सेंटर बना हुआ था वो एक बार फिर से इस साल भी मुंबई और जो विदर्भ इलाका है या फिर कहे पूरा महाराष्ट्र एक बार फिर से हिंदुस्तान का एपिक सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले आ रहे हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी महाराष्ट्र में हो रही हैं। ठीक है विवेक, रहिए जरा साथ। वहीं बीजेपी नेता माधव भंडारी ने कोरोना बढ़ने की वजह से लॉकडाउन लगाने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अब अगर लॉकडाउन लगा तो लोग मरने के हालात में पहुंच जाएंगे। आखिरी रास्ता तो है कि हमको लॉकडाउन करना पड़ेगा, फलाना फलाना कहा जा रहा है। वो रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि आज
आधे से भी ज़्यादा आबादी ऐसी स्थिति में है कि वो इस तरह की पाबंदियां झेलने की परिस्थिति में नहीं है। लोगों को अभी तो कहीं पिछले साल के सारे हादसे से लोग उभर रहे हैं, लोग खड़े रह रहे हैं। अभी कुछ न कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई है। ऐसे में अगर फिर से लॉकडाउन लगाया गया, 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया, तो आम आदमी तो कमर टूटने जाएगी, आम आदमी मर जाएगा और खुदकुशियां का मामला बढ़ता जाएगा। तो ये रास्ता नहीं हो सकता। सरकार को सही ढंग से विचार करना चाहिए। सरकार ने स्थिर चित्त, स्थिर बुद्धि से विचार करना जरूरी है। ये संभ्रमित अवस्था से सरकार ने बाहर आना जरूरी है। भवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, वहां की जरा हालात दिखाइए, वहां पर क्या हाल है? देखिए, राजस्थान में पिछले 6 दिन में कोरोना के मामले दुगने हो गए। लोग एक तरह से लग रहा है कि शायद लॉकडाउन को आमंत्रण दे रहे हैं। ये तस्वीरें जयपुर की सब्जी मंडी की है। आप तस्वीर के सामने देखिए कि किस तरीके से शायद भूल ही गए मास्क करो। क्यों नहीं लगा रहे मास्क? वो अभी बात कर रहा था इसलिए। क्या करे सरकार फिर? आप जिसमें लॉकडाउन लगा दे? नहीं, क्या करते हैं आप? सब्जी बेचते हैं? नहीं, मजदूरी करता हूँ। तो फिर लॉकडाउन लग गए, फिर क्या करेंगे? सब्जी बेचेंगे, मजदूरी करेंगे कुछ। कैसे बेचेंगे? आप तो मास्क ही नहीं लगा रहे हैं। आप देखिए कि किसी को भी देख लीजिए, यहाँ पर आराम से कोई परवाह नहीं है। और वो तब है जब जयपुर के अभी मंडी के अंदर पुलिस यहाँ पर है और गश्त कर रही है। मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? सॉरी सर, गलती हो गई। हाँ, गलती हो गई। क्या करे सरकार? क्या करेगी मास्क नहीं लगाएंगे तो? लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन लग जाए, लॉकडाउन हो जाएगा। लगाओ, मुझे लगाओ। अब देखिए कि इन्होंने कुछ लगाया, लेकिन आप बाकी देख लीजिए कि अब कैमरा जैसे ही देखा उसके बाद में मास्क लगाया। सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाइए। सारी तस्वीरें अर्पिता बताती है कि किस तरीके से लोग कहने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं और शायद इस चीज़ को भूल चुके हैं। और अभी इस वक्त पुलिस गश्त कर रही है मंडी में, तब की इस तस्वीर हम देख रहे हैं। काफ़ी टाइम से आपने मास्क नहीं लगा रखा है। क्यों? मास्क तो लगा रखा है सुबह से। हम देख रहे थे, कैमरे में आप सब आ रहे थे। अच्छा, क्या आप बताओ कि अब सरकार क्या करे जब कोरोना के मामले तो बढ़ रहे हैं, मास्क आप लगा नहीं रहे हैं? लॉकडाउन लगा दें? सर लॉकडाउन तो क्या लगेगा? हाँ, नहीं लगना चाहिए। क्यों लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए? गरीब आदमी मर जाएगा। सिर्फ गरीब आदमी तो मास्क नहीं लगा रहा। नहीं, मास्क तो लगाते ही है ना, लगाना चाहिए। आप बताएं, देखिए आपका मास्क देखिए कहाँ पर है। ठीक है, रहिए जरा आप साथ। वहीं कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 88 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन 1 अप्रैल की रात 10 बजे से शुरू होकर 5 अप्रैल के सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। लॉकडाउन लगाने का ये फैसला जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया गया। इसके अलावा राज्य के रतलाम और खरगोन में भी आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। प्रियंका, आप दिल्ली में हैं। दिल्ली सरकार ने क्या ऐसे इंतजाम किए हैं जिनसे जो बढ़ रहे केसेस हैं उनको रोका जा सके? जी बिल्कुल, आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी होंगे, कई अधिकारी भी शामिल होंगे। शाम 4 बजे ये अहम मीटिंग बुलाई गई है और माना जा रहा है कि इसके बाद कुछ कड़े फैसले सामने आ सकते हैं। हालांकि लगातार लॉकडाउन की संभावना से स्वास्थ्य मंत्री इनकार करते आए हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में भी हालात बने हुए हैं, 2000 से ज्यादा मामले कल सामने आए हैं, जब देश भर में 80,000 से ज्यादा मामले सामने आए। और तस्वीरें ये हैं जिनकी वजह से तमाम जो मामले हैं ये सामने आ रहे हैं। देखिए, 2 शख्स मुझे सामने दिख रहे हैं, फिर से जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, अभी इन्होंने मास्क निकाल लिया है और अब मास्क लगा रहे हैं। लेकिन बात यह कि कैमरा देख के मास्क जरूर लग रहे हैं, पर खुद से किसी में किसी भी तरीके की सेंसिबिलिटीज नहीं नजर आ रही कि मास्क पहन के वो खुद को सुरक्षित रखे, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। मास्क लगा के ये ऐसे मास्क क्यों लगाया है आपने? मास्क तो ऊपर ही था, आपका मास्क नीचे था, ऊपर हो गया, फिर क्या हुआ? अच्छा, और डर नहीं है अभी कोरोना का? क्या कोरोना का कोई डर है नहीं? जहाँ बंगाल में उतना रैली हुआ वहाँ पे डरना हो रहा है। आप बंगाल में रह रहे हैं ना, मैं तो दिल्ली में हूँ। तो यहाँ पर सुरक्षित है? बंगाल में अगर लोग रैली कर रहे हैं तो सुरक्षित हूँ। मास्क नहीं पहनेंगे तो ये भी क्यों पहना हुआ है? पहने हुआ हूँ ना। अब तो नीचे हो गया, सवाल ऊपर तो हो लिए। कैमरा देख के? कैमरा देख के नहीं, जब नीचे था वो होता था, ऊपर तो होता। आप वहाँ से घूमते हुए आए हैं, मास्क आपका नीचे है, कैमरा आपने देखा है, तो मास्क बंगाल के लोग सारे मरेंगे तो आप भी मरने जाएंगे। जब वहाँ पे सब सारे नेता वो रैली कर रहे। ठीक है प्रियंका, रहिए जरा सा। देखिए, देश में कोरोना की दूसरी लहर दिन ब दिन
खतरनाक होती जा रही है। पंजाब की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में इस जानलेवा बीमारी से 60 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 3167 करीब नए मामले सामने आए। ये हालात तब हैं जबकि पंजाब के 11 जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। यानी आप समझिए 3190 के करीब नए मामले सामने आए हैं और पंजाब में 11 जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी है। सबसे ज्यादा 416 नए मरीज जालंधर में मिले हैं, जबकि मोहाली में 409 और लुधियाना में 376 नए मामले सामने आए हैं। वहीं नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला किया। वहां अब 18 से ऊपर सभी कोरोना योद्धाओं को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। नागपुर नगर पालिका ने फैसला लिया कि सरकारी और निजी सेवाओं से जुड़े 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, मुंबई में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं ये बताइएगा, और महाराष्ट्र सरकार ने क्या फैसले लिए हैं इस हिसाब से जब केसेस बढ़ रहे हैं? जो संकेत दिए गए थे लॉकडाउन के, क्या वैसी नौबत आ सकती है? अर्पिता, देखिए 11 बजे एक अहम मीटिंग है जिसमें जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो स्टेट चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग करेंगे और जायजा लेंगे कि क्या है। लेकिन महाराष्ट्र की हालत बहुत ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। कैमरे की डर की वजह से मास्क जरूर लगाए हुए हैं, लेकिन मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बनाई गई है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। लेकिन जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, पिछले 48 घंटे में पूरे महाराष्ट्र में 476 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 40 से 45 हजार के नए मामले सामने आ चुके हैं। और जो महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका है वहां पे तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो नागपुर का इलाका है, नागपुर में 27 मार्च से प्रतिदिन 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। मुंबई में भी जो मौत का आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और जो मुंबई का जो स्लम है कुर्ला, धारावी, वहां पर भी एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं। हो सकता है कि आज उस पूरे कोरोना को लेकर बीएमसी या फिर महाराष्ट्र प्रशासन की बड़े कदम उठा सके, क्योंकि नंबर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर वो स्टिक कर दी जाए। लोकल टोन के ऊपर भी बातचीत हो रही है और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जैसे कि दादर सब्जी मंडी हुई और फिर जो बाकी के जो बाजार है वहां को भी लेकर भी प्रशासन जो है बड़े स्ट्रिक्ट कदम उठा सकता है। बिल्कुल, तो देखिए एहतियाती सारे कदम उठाए जा रहे हैं और अब बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द चीजें खत्म हो जाएं। वहीं बंगाल में 2 चरण के मतदान के बाद सियासी पारा पूरे उफान पर है। नंदीग्राम का संग्राम खत्म होने के बाद अब से थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी एक चुनावी रैली के लिए रवाना हो गई। कल के मतदान के दौरान आरोप, हिंसा, वार पलटवार सब कुछ हुआ। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी संगीन आरोप लगाए। ममता ने आरोप लगाया कि कुछ मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान बाहर से आए हुए लोगों का समर्थन कर रहे हैं। वहीं इसके बाद चुनाव आयोग ने नंदीग्राम के बयाल पोलिंग बूथ पर मतदान रोके जाने की बात से इनकार किया। इसी बूथ पर हंगामा हुआ था। मतदान के दौरान दावा किया गया कि ममता बनर्जी का भी घेराव किया गया। इस मामले में ममता बनर्जी ने एक लिखित शिकायत भी चुनाव आयोग को भेजी है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने स्पेशल जनरल ऑब्जर्वर से शाम 6 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। इस बीच बयाल पोलिंग बूथ से जनरल ऑब्जर्वर ने जो रिपोर्ट भेजी उसके मुताबिक किसी भी समय मतदान को रोका नहीं गया। खुद ममता बनर्जी भी इस बूथ पर करीब 1.5 घंटे रुकी थी। तो वोटिंग रोकने का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया। बाकायदा वो वहां पहुंची थी और बाहर ही बैठी रही थी ताकि मतदान वहां पर हो पाए। लेकिन जो रिपोर्ट सौंपी गई है, जो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है, उसमें यह कहा गया है कि जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही है वो सही नहीं है। वहां पर किसी को भी मतदान करने से रोका नहीं गया था। ममता बनर्जी ने दूसरे चरण में चुनाव में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से भी शिकायत की। ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर फर्जी वोटिंग की शिकायत की। ममता ने आरोप लगाया 80% वोटिंग फर्जी हुई है। ममता के मुताबिक सेंट्रल फोर्स बाहर से आए लोगों का समर्थन कर रही है। And they didn't allow the people, local people, to cast their vote. From morning I am complaining, but I am not getting any help. So now I am complaining to you as a governor also. Please see that local people, they are not allowed to vote over.
कोलकाता से अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, और वर्धमान से अमित पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। अमित सिंह का रुख करते हुए पहले अमित, बकायदा यहाँ ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया, कल वो तस्वीरें भी हमने देखी जब वो खुद पोलिंग बूथ पर पहुंची थी और बकायदा 1.5 घंटे बैठी भी रही थी, लेकिन जो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आई है उसमें इस बात से इनकार किया गया है कि मतदान किसी भी वक्त रोका नहीं गया। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, नंदीग्राम का महासंग्राम तो खत्म हो गया, लेकिन नंदीग्राम का मुद्दा जो है वो आने वाले 6 फेज़ों में लगातार सभी मंचों से, चाहे वो टीएमसी हो और बीजेपी हो, वो दोनों पार्टियां जो है अपनी मंचों से नंदीग्राम में जो कुछ हुआ वो लोगों के बीच ले जाती रहेंगी। और जिस तरीके से नंदीग्राम में तकरीबन 1.5 घंटे तक ममता बनर्जी उस बूथ पर बैठी रही थी और उन्होंने आरोप लगाए, संगीन आरोप लगाए थे पैरामिलिट्री फोर्सेस पे, सीआरपीएफ पर आरोप लगाए थे, कहा था कि बाहर के लोगों का वो समर्थन कर रहा है। हालांकि सीआरपीएफ की तरफ से तुरंत इस बात का खंडन हो गया। और अब जब ऑब्जर्वर ने जो रिपोर्ट अपने दायर किया है उसमें साफ साफ ऑब्जर्वर ने कहा है कि कभी भी मतदान उस केंद्र पर नहीं रोका गया था। और आपको बताऊं कि जब ममता बनर्जी उस बूथ से गई, उस पोलिंग बूथ पर जहां पर वो बैठी हुई थी वहां से गई, तो उसके 1 घंटे बाद शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर पहुंचे थे। शुभेंदु अधिकारी भी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक उस बूथ पर मौजूद थे। उस वक्त शुभेंदु अधिकारी ने भी जब लोगों से बातचीत की थी तब वहां के लोगों ने कहा, बिल्कुल। देखिए अमित, क्या है कि बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम, उसमें मतदान होने के बाद बीजेपी और टीएमसी की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच टीएमसी सांसद और शुभेंदु अधिकारी के भाई देवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में धर्म के आधार पर हिंसा की आशंका जताई है। देवेंदु अधिकारी ने इस मामले में पूर्व मेदिनीपुर के जिला अधिकारी के साथ चुनाव आयोग को भी एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में दावा किया गया कि मतदान के बाद नंदीग्राम में तनाव के हालात बने हुए हैं, जिससे यहां की शांति व्यवस्था को खतरा हो सकता है। देवेंदु अधिकारी ने अपनी चिट्ठी में प्रशासन से हालात से निपटने के लिए एहतियातन कदम उठाने की अपील भी की है। अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जहां एक तरफ ये चिट्ठी, वही ममता बनर्जी भी बाकायदा राज्यपाल से फोन पर उन्होंने बात की और कहा कि 80% वोटिंग जो हुई है वो तो फर्जी हुई है, और वो ये भी कह रही हैं कि सेंट्रल फोर्स जो है वो बाहर से आए लोगों का समर्थन कर रही है। देखिए, राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार की ये जो फेहरिस्त है अब कल के चुनाव के बाद ये और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इसमें ममता बनर्जी ने साफ तौर पर गृह मंत्रालय के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया है और सीआरपीएफ इससे पूरे इलाके में बाहरी लोग को ले आकर चुनाव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। तो जिस तरीके से चुनावी मंच पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी के कुशासन का मुद्दा उठाते हैं, अब उसी तरीके से ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ और गृह मंत्रालय के इस मुद्दे को उठाकर अब आने वाले अगले जो चरण के चुनाव बाकी हैं उसमें जनता को संदेश देने की कोशिश की है, या बात ये पहुंचाने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही थी। तो केंद्र बनाम राज्य सरकार के बीच जो ये जंग थी, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था, उसी की एक कड़ी है ये। और आने वाले जो 6 चरण के चुनाव हैं उसमें भी ये पूरी तरीके से ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, रहिए जरा सा। देखिए, नंदीग्राम में वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। बीजेपी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी की सबसे बड़ी हार का दावा किया। प्रधानमंत्री ने कल अपनी चुनावी रैली में ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए सवाल किया था कि क्या वो किसी दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ने जा रही हैं, जिसके बाद टीएमसी की तरफ से पलटवार किया गया। टीएमसी की तरफ से नंदीग्राम में जीत का दावा करते हुए 2024 में वाराणसी से पीएम मोदी को ममता बनर्जी की तरफ से चुनौती देने का दावा तक कर दिया। दरअसल कल चुनावी रैली के बीच अलुवेड़िया की रैली में प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि हार के डर की वजह से ममता बनर्जी अंतिम चरण के चुनाव में किसी और सीट से मैदान पर उतरने की खबरें आ रही हैं। आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी, पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी
ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। टीएमसी ने ट्वीट करते हुए इसके जवाब में लिखा कि दीदी नंदीग्राम से जीत रही हैं, उनकी दूसरी किसी सीट से चुनाव लड़ने का कोई सवाल नहीं है। पीएम मोदी जी, लोगों को गुमराह करने की कोशिशें छोड़ दीजिए, इससे पहले कि वो बंगाल में नामांकन के आखिरी दिन आपका झूठ पकड़ लें। 2024 में आपको चुनौती मिलेगी, इसलिए अपने लिए सुरक्षित सीट खोज लें। In the middle of an election, saying that Mamata Banerjee will fight a second one because it's on the 6th of April is the next day for closing nominations. If they are so much in love with Bengal, then why don't Modi ji or Amit Shah ji consider filing a nomination for the last phase? We welcome them. Come fight. टीएमसी को सरेंडर करना चाहिए। और मुझे तो दूसरी खबर मिली है विश्वस्त सूत्रों से कि दीदी अब जा रही हैं बंगाल के किसी दूसरे विधानसभा से नामांकन करने के लिए, क्योंकि नंदीग्राम में उन्हें साफ तौर पे हार दिख गया है। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि फोर्थ जो चरण 8वां चरण है उसमें से किसी विधानसभा को ये चिन्हित करके वहाँ नामांकन करें। ये हार के डर से ये काम करने जा रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और लिखा कि दूसरी सीट से लड़ेंगी। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को जगा दिया है। हाँ प्रधानमंत्री जी, वो लड़ेंगी और दूसरी सीट वाराणसी होगी, इसलिए आप अपने हथियार तैयार कर लें। यानी अमित सिंह यहां पर सीधे सीधे ममता बनर्जी ने लड़ाई बंगाल से शिफ्ट करके बनारस कर दिया और ये कहा कि आप अपनी सीट बचा कर रखिए, क्योंकि अगली सीट जब वो लड़ेंगी दूसरी, वो तो बनारस होगी। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उलबेरिया के रैली में कहा, वो दोपहर में ही रैली में कहा जिस वक्त शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ था, ठीक उसके बाद ही उलबेरिया में रैली थी और उस समय कहा था प्रधानमंत्री ने कि हो सकता है जो खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी जो है वो दूसरी कोई विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकती हैं। तो इसके बाद, इसके तुरंत बाद सबसे पहले टीएमसी के जो आला बड़े नेता थे, उन्होंने एक मैसेज सभी लोगों को दिया कि ममता बनर्जी किसी और सीट से नहीं लड़ने वाली है, क्योंकि वो कंफर्टेबली वो नंदीग्राम से जीत रही है। और उसी के बाद ये राजनीति यहाँ पर तेज हो गई और फिर टीएमसी की तरफ से दावा किया गया कि 2024 में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी वहाँ से चुनाव लड़ेंगी और प्रधानमंत्री वहाँ पर देखे अपनी पूरी रणनीति बनाए, क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ से चुनाव लड़ने वाली है। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उलबेरिया में कहा, उसके बाद ही ये जुबानी जंग एक तरीके से शुरू हो गया था। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, जो टीएमसी के जो बड़े नेता हैं वो साफ मना ठीक है। रहिए जरा साथ देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने तीसरे और चौथे चरण के चुनाव प्रचार को और तेज कर दिया है। अमित शाह आज बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं, जहां वो ताबड़तोड़ 4 जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। गृह मंत्री सुबह 11 बजे कूच बिहार, दोपहर 12:30 बजे अलीपुरद्वार वहां पर रोड शो करेंगे। इसके बाद 3 बजे दक्षिण 24 परगना और शाम 4:30 बजे हुगली में अमित शाह का रोड शो है। फिल्म स्टार और बीजेपी के स्टार कैंपेनर मिथुन चक्रवर्ती भी आज हावड़ा में रोड शो और जनसभाएं करेंगे। अमित सिंह का रुख कर लेते हैं। अमित, किस तरीके की आज योजना है और इन योजनाओं को अगर जिस तरीके से रैलियों को देखें तो पूरी ताकत जो है वो बीजेपी झोंकती हुई नजर आ रही है अब अंतिम बचे चरणों में। जी हाँ, बिल्कुल। जो अब अंतिम 6 फेज हैं, इसी तरीके से बीजेपी ने शुरुआती 2 फेज में इसी तरीके से रणनीति बनाकर लगातार चुनाव प्रचार किया और आज उसी तरीके से अमित शाह जो है ताबड़तोड़ उनकी 3 रैलियां होंगी, मिथुन चक्रवर्ती की रैलियां होंगी। और खास बात है, मिथुन चक्रवर्ती को उन्हीं इलाकों में रैली करने के लिए भेजा जाता है जहां पर उनका जो जिस तरीके के वो टॉलीवुड के स्टार है, महागुरु कहे जाते हैं पूरे पश्चिम बंगाल में, सभी लोग उनको महागुरु कहते हैं। तो उनका प्रभाव जिस तरीके से, हमने
हमने पहला फेज में देखा कि उन्होंने अपना जो चुनावी कैंपेन था उन्होंने सालतोरा से शुरू की थी। सालतोरा विधानसभा से शुरू की थी, जहां से एक राज मिस्त्री की पत्नी जो है वो जो चुनावी मैदान में थी, उनके पक्ष में उन्होंने जाकर वहां पर प्रचार किया, वहीं से उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया। उसके बाद सेकंड फेज में भी कुछ इसी तरीके की रणनीति बनाई गई और अब जब थर्ड फेज आने वाला है, जब थर्ड फेज का चुनाव होने वाला है, तो इसी तरीके से बीजेपी आक्रामक तौर पे उनके जितने भी बड़े नेता हैं और स्टार प्रचारक हैं वो सभी चुनावी मैदान में होंगे। और आज जिस तरीके से अमित शाह जो है ताबड़तोड़ 3 रैलियां एक के बाद एक करने वाले हैं, अब और हुगली में करने वाले हैं, दक्षिण 24 परगना में करने वाले, इस तरीके से वो रैलियां करने वाले हैं। और उसी तरीके से मिथुन चक्रवर्ती अपने चॉपर से एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे और रोड शो करेंगे। जी बिल्कुल, और अमित पांडे का भी रुख कर लेते हैं। अमित, किस तरीके का प्रोग्राम प्रधानमंत्री का आज रहने वाला है और कौन कौन से दिग्गज आज उतर रहे हैं मैदान में? देखिए, इस वक्त जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, चाहे पीएम हो चाहे अमित शाह हो, उनकी रोड शो और जनसभा का कार्यक्रम है और पश्चिम बंगाल के उन इलाकों में है जहां पर अब तीसरे और चौथे चरण का कार्यक्रम होना है। कुल मिलाकर बीजेपी की ओर से यही कोशिश है कि शीर्ष नेता जो हैं उनके वो आए मैदान में और एक कोने में जनता के पास जाएं, उनसे संपर्क बनाएं और कमोवेश यही हमें पहले और दूसरे चरण में भी देखने को मिला है। तो एक ज़बरदस्त हम जो अगले जो 6 चरण बाकी हैं उसमें शीर्ष नेताओं का जमावड़ा एक बार फिर हम देख सकते हैं और इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी जवाबी कार्रवाई भी टीएमसी की ओर से जरूर मिलेगी। ठीक है, रहिए जरा सा। देखिए, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। असम में बीजेपी विधायक की गाड़ी में ईवीएम मिलने के मामले में चुनाव आयोग ने पीठासीन अधिकारी पर कार्रवाई की है। चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट मिली उसके मुताबिक पोलिंग पार्टी की गाड़ी खराब होने के बाद पीठासीन अधिकारी ने बीजेपी विधायक की गाड़ी में लिफ्ट ली थी। चुनाव आयोग को जिला निर्वाचन अधिकारी से अब तक मिली प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक पोलिंग पार्टी की शुरुआत में जानकारी नहीं थी कि जिस गाड़ी में वो लिफ्ट ले रहे हैं वो बीजेपी विधायक की गाड़ी है। चुनाव आयोग जिला निर्वाचन अधिकारी की दूसरी रिपोर्ट का भी इंतजार कर रहा है। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, ये जो दूसरी रिपोर्ट जिसका इंतजार हो रहा है, ये रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, अब से कुछ घंटों में आ जाएगी चुनाव आयोग के सामने ये रिपोर्ट और सबसे खास बात यह है कि इस रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग आगे की कार्रवाई करेगा कि जिस पोलिंग बूथ का ईवीएम पाया गया था उस गाड़ी में उसका क्या करना है। दूसरी अहम बात कि इस पूरे मामले में प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी जो हर बूथ पे होते हैं उनके खिलाफ स्थानीय प्रशासन यानी जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, यानी चुनाव आयोग की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है इस तरह की लापरवाही के लिए। लेकिन अहम बात यह है कि इस मसले पर कहीं ना कहीं ये किरकिरी हुई है पूरे चुनाव की प्रक्रिया की और इस तरह के मामले पहले भी आते रहे, लेकिन इस बार बीजेपी विधायक की गाड़ी से ऐसे ईवीएम का मिलना जो पोल्ड ईवीएम था यानी जिसमें वोटिंग हो चुकी थी, और पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं इसमें हुआ क्या है। दरअसल जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईवीएम लेकर आ रहे थे, गाड़ी खराब हुई चुनाव आयोग की, वहां रुके वो लोग और उसके बाद जो है एक दूसरी गाड़ी आती है जिसकी जानकारी पोलिंग पार्टी को नहीं होती है कि बीजेपी विधायक की पत्नी के नाम पे ये गाड़ी है, उस पे ये बैठकर जाते हैं, जल्दीबाजी में थे, बीच में इन्हें रोका जाता है स्थानीय लोगों की तरफ से। भीड़ हिंसात्मक भी होती है और आरोप लगाते हैं क्योंकि स्थानीय लोग जानते हैं कि किस विधायक की कौन सी गाड़ी है, इसलिए इस गाड़ी को रोका गया। भीड़ हिंसात्मक हुई तो तुरंत जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीसी और स्थानीय पुलिस अधिकारी भी पहुंचे और कुछ लोगों के ठीक है नीरज, आप नजर बनाए रखिए। तो कुल मिलाकर देखिए, जहां इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही, चुनाव आयोग वहां पर भी कार्रवाई कर रही है। आज रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही किस तरीके का कार्रवाई होगी वो देखना होगा। अमित सिंह का रुख कर लेते हैं। अमित, 11 बजे कूच बिहार में रैली है अमित शाह की, क्या खास तैयारी उसके लिए की गई है? और इसके साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या वहां वो संबोधित भी करेंगे जनता को? देखिए, वो अमित शाह की कूच बिहार में जो है वो एक रोड शो होने वाली है और इस रोड शो में अब की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो बीजेपी जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त कूच बिहार में मौजूद है और इसके अलावा रोड शो खत्म जहां पर होगा शायद वहां पर अमित शाह जो है वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को, वहां के लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। अर्पिता, रहिए जरा आप साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुलवामा से,
जहां सुरक्षा बल के आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है, जबकि 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेर लिया है, जिनसे मुठभेड़ जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये वही आतंकी हैं जिन्होंने कल श्रीनगर के नौगाम में बीजेपी नेता अनवर खान के घर पर हमला किया था। इस हमले में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया था। तो पुलवामा में ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। कुछ आतंकियों को घेरा गया है, पूरे इलाके को इस वक्त घेर के रखा गया है और एक आतंकी अभी ढेर किया गया है। ये जानकारी मिल रही है, आपको बता दें, जानकारी ये मिल रही है कि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने कल श्रीनगर के नौगाम में बीजेपी नेता अनवर खान के घर पर हमला किया था। इस हमले में पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया था। तो कल जहां एक तरफ श्रीनगर में यह हमला हुआ था बीजेपी नेता के घर पर, हालांकि उस वक्त बीजेपी नेता घर पर नहीं थे, लेकिन वहां पर एक पुलिस के जवान शहीद हुए थे। वहीं आज पुलवामा में एक आतंकी ढेर किया गया है, कुछ और आतंकी इलाके में है और इसीलिए पूरे इलाके को घेरा गया है और ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है।